So I would like to welcome Santosh Pardeshi ji. So संतोष परदेशी जी मनी लैंसर के सीईओ हैं और पीफा के करंट चेयरमैन भी हैं। तो संतोष जी की कहानी एक्चुअली आप लोग बहुत सारे लोग संतोष जी को जानते होंगे क्योंकि पीफा के चेयरमैन हैं, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और मेरे से पुणे एमएफडीज भी अग्री करेंगे कि लोग पुणे शायद फ्रेंड्स अपने जैसे पुणे एमएफडीज पुलिस पकड़ता है तो शायद अपने दोस्तों को पुलिस को डायल करते होंगे किसी परेशानी में, लेकिन वो संतोष जी को डायल करते हैं क्योंकि हमेशा उनके हेल्प के लिए वो रेडी रहते हैं। सो संतोष जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ आपके जर्नी के बारे में। आप पुणे आए एक छोटे से गांव से, फिर आपने एक फैक्ट्री में काम किया, फिर आपने सोचा कि आपको पुलिस वाला बनना है तो आप ग्रेजुएशन करना चाहे। उसके बाद फिर आप लोगों के शायद आपने माली का भी काम किया ताकि आप ग्रेजुएशन कर पाएँ। और उसके बाद आप हॉस्टल में इलीगली रहते थे, जैसे गोलमाल मूवी में गोपाल रहता था वैसे ये भी एक हॉस्टल में अपने दोस्त के साथ रहते थे इलीगली। फिर उसके बाद आपने पुलिस वाले बने, आप पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन 3 साल में आपने वो छोड़ दिया। फिर आप आईटी में गए, कुछ सालों में छोड़ दिया, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर है। तो थोड़ा अपने जर्नी के बारे में हमें बताइए। थैंक्स फॉर एक्चुअली आपने मुझे मौका दिया। मुझे मालूम नहीं आपको किसने बताया सब कुछ और मुझे आपको ढूंढा। तो मेरा पहला सेशन है, कुछ गलती होगा तो माफ़ कर दूँगा। जब मैं 10th पास होगा, मैं बहुत छोटे से गांव से, 3000 पॉपुलेशन का मेरा गांव है और मेरे फैमिली में 5 सिस्टर है और मैं अकेला हूँ। और मेरे जो फादर मदर है वो तो अनएजुकेटेड है और वो सब फार्मर वर्कर है। तो आपको मालूम है हालत कैसी होगी। जब हम स्कूल में जाते थे तो कभी ज़िंदगी में कुछ बुक परचेस नहीं किया। जो भी कुछ हमारे पहले जो सीनियर है उससे हमारे पास आता था, कुछ लोग अभी हेल्प करते थे बुक्स वगैरह देने के लिए। तो इसी ऐसे सिचुएशन में मैं पढ़ा हूँ। आफ्टर 10th तो मुझे ये ज़रूरी थी कि मुझे पहला इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि पैसा नहीं था। पुनः हमारे गांव में 10th तक एजुकेशन है, उसके बाद किधर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो मुझे पहला बहुत लोगों के पास मैंने जब डिस्कस बात किया तो वो बात करने के बाद ऐसा समझ में आया कि वो ये अपने को जल्दी अगर जॉब चाहिए, पैसा कमाने का है, तो ITI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वो वैसे भी डिप्लोमा के लिए हमारे पास इतना फीस वगैरह देने के लिए था। तो फिर हमारे गाँव में से 2-3 लोग ITI में थे तो मैं ITI गया। 87 to 89 मैंने ITI किया 10th के बाद। उधर वो हॉस्टल फीस और टिफ़िन के लिए मुझे वो गार्डनिंग काम करना पड़ता है, उधर शिफ्ट रहता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में गया तो फिर मैं शाम को किसी इधर एक नेशनल सोसाइटी करके है आउंद के साइड में, आउंद ITI के इधर, तो उधर गार्डनिंग का काम करने का उधर से पैसा आएगा थोड़ा। तो उसमें हॉस्टल का जो फीस रहता है, या मुझे हर रोज़ सुबह गांव से टिफ़िन आता था, ST आता था। तो सुबह जो मॉर्निंग में मम्मी टिफ़िन बना के 6 बजे भेजती थी, 10 बजे हॉस्टल में आता था। तो वही टिफ़िन सुबह शाम दोनों टाइम खाने का और वैसे रहने का। तो फिर 2 साल 89 तक मेरा ITI कंप्लीट हो गया। फिर इमीडिएट ज्वाइन किया छोटे से इंडस्ट्री में, ड्रॉसमैन मैकेनिक मैंने किया था तो ड्राइंग के लिए उधर ज्वाइन कर दिया। उसके बाद उधर जब ज्वाइन किया तो मालूम पड़ा ये ITI से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर तो ये बाद में सब डिप्लोमा होल्डर या हायर की करना है, नहीं तो पूरे टाइम में यही काम करते रहूँगा और कुछ पैसा नहीं मिला, मजदूरी जैसा काम हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने जब जॉब करते करते फिर मैंने पार्ट टाइम डिप्लोमा का ट्राई किया क्योंकि मैकेनिकल ड्रॉसमैन था तो फिर वो पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते थे। उसका कॉलेज का टाइमिंग था 6 to 9। तो फिर मैं सुबह दिन भर काम करता था, 6 to 9 डिप्लोमा मैकेनिकल डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा के टाइम रहने का इशू था क्योंकि हॉस्टल में रहने के लिए इतना 600 रुपये सैलरी था, तो घर से तो कुछ मंगवा नहीं सकते थे। तो फिर वो एक हॉस्टल है हमारा, ये पुणे यूनिवर्सिटी सामने ही है, तो वो हॉस्टल में हमारे कुछ दोस्त रहते थे तो उधर ही छुपा के रहते थे। कभी रेक्टर आया तो 2-3 घंटा बाहर घूम जाने का, कभी कभी रेक्टर सरप्राइज विजिट करता था तो ST स्टैंड पे सोने का। और एक बार तो पकड़ भी गया, अभी छोड़ दो, वो बहुत बड़ा स्टोरी है। तो उसके बाद वो उधर जो लोग रहते थे हॉस्टल में वो यूनिवर्सिटी के, तो उधर क्या हो गया, वो MPSC करते थे। और जब मैं डिप्लोमा कर रहा था इधर तो मुझे वो समझ में आ गया कि इसमें से कोई लोग तहसीलदार बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई PSI बन रहा है। तो मुझे भी वो मोटिवेशन लगा, अरे यार ये करना ही चाहिए। लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन नहीं पकड़ा, डिप्लोमा इज़ द नॉट अ ग्रेजुएट। तो मुझे कंपलसरी ग्रेजुएट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द MPSC की एग्ज़ाम देने का है।
तो फिर मैंने 93 में क्या किया, वो एक डिस्टेंस लर्निंग करके एक हमारे पुणे में तिलक विद्यापीठ है, उधर क्या है खाली एग्ज़ाम को देने का है और आपका अच्छा रिलेशन रहेगा वो जो कोई लेक्चर अपना जो सुपरवाइजर है तो आप बुक लेके भी लिख सकते थे। तो उधर मैंने वो, हालांकि वो मैंने किया नहीं, लेकिन मैं बीए कर दिया क्योंकि वो सबसे आसान बीए था। तो मैंने 94 में 93 में बीए कंप्लीट हो गया। फिर डिप्लोमा का लास्ट ईयर रहेगा, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर है वो। फिर उसके बाद मैंने वो 94 में उसमें दो ये रहता है, एक मेन अपना प्रीलिमिनरी रहता है और एक मेन एग्ज़ाम रहता है। तो उन लोगों के साथ मैंने प्रीलिम दे दिया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ गया तो मैं अप्लाई किया, प्रीलिम दे दिया तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। तो मेन भी हो गया, फिजिकल तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। अभी भी लोग मुझे किसी पुलिस स्टेशन में गए तो उठ के सैल्यूट मारते हैं। तो 95 में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं एक साल का ट्रेनिंग PSI का हो गया। उसके बाद खार पुलिस स्टेशन में मेरा पोस्टिंग था 97 से 95 से 98 तक। लेकिन उस टाइम शादी हो गया तो इशू ये हुआ है कि मुझे घर में बीवी अकेली थी, तो मुझे किसी भी हालत में पुणे ट्रांसफ़र चाहिए था। तो ट्रांसफ़र तो मिलता नहीं और पुलिस आपको मालूम है क्या क्या लगता है उधर ट्रांसफ़र के लिए। तो फिर मुझे उसी टाइम में 98 में मेरा एक दोस्त थे जो पुणे के, जो पटनी कंप्यूटर्स में थे, तो उन्होंने एक स्कीम निकाला था करियर शिफ्टिंग करके। तो वो बोले थे कि आपको करियर शिफ्टिंग में आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और आप मेन फ्रेम पे खाली काम करना पड़ता था। तो मैं बोला अच्छा है, इधर 6000 रुपये सैलरी था PSI के लिए, तो उधर 9000 सैलरी मिला और सैटरडे संडे ऑफ, और इधर तो 12 घंटा। उस टाइम वो 92 बॉम्ब ब्लास्ट का भी ये सब चालू था, इंक्वायरी वो सब खार पुलिस स्टेशन के अंदर ही आता है, वो सब लोग उधर ही रहते। तो फिर मैं बोला शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर बीवी बोली शिफ्ट हो जाओ क्योंकि वो पुणे से मुंबई आना बहुत मुश्किल था। तो फिर 99 में मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दिया और 99 में मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में गया, पटनी कंप्यूटर्स। उस टाइम क्या होगा कि मेरा 99 से 2008 तक आई वॉज इन पटनी कंप्यूटर्स। तो 2000 टाइम है ना अपने पास? हाँ, थोड़ा टाइम कम है इसलिए। वही तो, इतना बड़ा स्टोरी। तो 1999 में मेरा एक LIC पॉलिसी लैप्स हो गया। तो मैं वो गलती से डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गया उधर ऑफिस में। तो उसने मालूम नहीं, वो उसने सब उसको पूछा, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, वो बोला अच्छा है ऐसा है, वो तो पकड़ते रहते, मुझे मालूम नहीं। जब पॉलिसी रिवाइल करके साथ साथ उसने मेरा एजेंसी का फॉर्म भी भर दिया, वो उसमें खाली 15 रुपये का फी रहता है, वो भी उसने पे किया और खाली फॉर्म भर के मेरे को एजेंसी मिल गया। और उसने एक सर्टिफिकेट आने के बाद बोला कि आपको एजेंसी मिला है। तो मेरा वैसे भी हमेशा माइंडसेट काम करने का रहता है, जब मुझे मिलता है तो मैं मॉर्निंग 6 से रात को 9 बजे तक हमेशा काम करता था। तो अल्टरनेटिव था, तो मैं बोला ठीक है सैटरडे छुट्टी है तो फिर LIC का भी काम करेंगे। तो फिर LIC किया। फिर उसके बाद 2009 में मेरा 2004 में एक ट्रेनिंग सेशन था एजेंट का। तो वो ट्रेनिंग सेशन में मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला क्योंकि उधर 35% ब्रोकेज आपको मालूम है। तो वो 2004 में मेरे को वो ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे इधर बहुत पैसा है। फिर मैं जोर से काम चालू किया। तो मेरा 2005 से लेके 2008 तक मैं कंटिन्यूसली MDRT था। तो उसका इनकम ज़्यादा हो गया है सैलरी से। मैं बोला साला ये पार्ट टाइम काम करके भी इतना पैसा मिल रहा है, काय को जॉब करने का। वैसे भी उधर के आपने का एजुकेशन तो ज़्यादा है नहीं, तो अपन तो ज़्यादा बड़े पोस्ट पे जा नहीं सकते। तो फिर 2009 में मैंने वो जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम LIC एजेंट हो गया। फिर वही आदत, कुछ ना कुछ दूसरा करना चाहिए, एक काम पे ऊपर अपना पोर्ट नहीं भरता था। तो फिर वो 2009 में ऐसे वो NJ का एक राजेश कुमार करके है, वो मिला और बोला एजेंसी ले लो आप, ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड है। तो मुझे वो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने ले लिया। बोलो चलो LIC का फुल टाइम काम नहीं होता, ये म्यूचुअल फंड भी कर लेंगे। तब तक ये मालूम नहीं था कि ये जो फील्ड है ये पूरा हाई क्वालिफाइड लोगों का है। अगर वो मालूम रहता तो शायद मैं वो फील्ड में कभी आता नहीं। तो 2009 में वो मैंने म्यूचुअल फंड चालू कर दिया, लेकिन फोकस LIC था। 2014 तक मेरा LIC का इनकम और म्यूचुअल फंड का इनकम दोनों था। लेकिन 2014 में एक सुंदरम क्लोज एंडेड सीरीज था जो माइक्रो कैप सीरीज था, तो उसमें 8% ब्रोकरेज था। सॉरी अभी मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ अप फ्रंट। तो उसमें ज़्यादा ये हो गया, ब्रोकरेज मिल गया। तो मैं बोला ये काम तो अच्छा है, फिर क्यों ना अपने को इधर LIC में बहुत घूमना पड़ता है, 4-4 बार लोगों को कॉल करते हैं, लोग कॉल भी नहीं उठाते, फिर वो अपने को तकलीफ होता है साला क्यों कितने बारे। तो फिर मैं 2014 में ऐसा लगा मेरे को कि अभी ये म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, ज़्यादा सेल हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है। तो फिर 2015 में मैंने ऐसा सोचा कि बाबा ये करेंगे। तो यहाँ तक ठीक है।
नहीं नहीं ठीक है, आपको फिर एक पूरा पूरा नहीं ठीक। 2015 में फिर बैड न्यूज़, मेरा सर्जरी हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी। तो 44 टीचर्स हैं मेरे को इधर। तो उसके बाद तो मुझे डॉक्टर ने बोला कंपल्सरी आपको घूमना नहीं है, क्योंकि मेरा ब्लड का थोड़ा इशू है, अगर कुछ हो जाता है तो ब्लड रुकता नहीं है। तो उसने बोला कि वो मुझे कंपल्सरी आपको कार में घूमना है, टू व्हीलर नहीं घूमना है, और ज़्यादा घूमने का नहीं, बैठ के जो काम कर सकते करो। तो फिर 2015 में तब तक तो 2014 का कमीशन आ चुका था माइक्रो कैप का, तो मुझे लगा बेस्ट है, बैठ के काम हो सकता है और ज़्यादा सेल भी हो सकता है। तो 2015 में मैंने वो एक्सीडेंट के बाद 6 महीना तो घर पे था, और 2016 में मैंने फिर फुल टाइम म्यूचुअल फंड का काम चालू किया। और आज उस टाइम आपका एयूएम शायद 10 करोड़ था। उस टाइम मेरा वो 2010 से लेके 2016 तक मेरा 10 करोड़ था, और आज 300 करोड़। आज 300 करोड़ है। संतोष जी के ज़्यादातर क्लाइंट जैसे वो जितने सारे लोगों को जानते हैं उसमें से 80% उनके क्लाइंट्स हैं, तो कैसे आप लोगों को कैसे आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं? बेसिकली क्या है, वो सब कल्चर ऐसा था मेरा कि किसी को भी हेल्प करे। मुझे भी बहुत लोगों ने मेरे लाइफ में हेल्प किया है, और जो भी मैं आज बेजल हूँ वो सब दोस्तों की वजह से। तो जो बेसिकली क्या है, मेरे जो फ्रेंड्स है वो सब कोई तहसीलदार है, कोई कलेक्टर है, DYSP है, अब मैं खुद भी उसमें था। तो कुछ उनके जो तकलीफ थी तो वो कैसे जनरली प्राइवेट कुछ रहेगा इशू तो वो सॉल्व रहती, लेकिन गवर्नमेंट के इशू बहुत आते हैं। किसको ये सर्टिफिकेट चाहिए, किसको क्राइम नहीं किया लेकिन पुलिस ने पकड़ा दिया किसी कारण, या किसी घर में मारामारी होता है तो वो पुलिस लेके जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता सब। तो उसमें क्या करते थे, किसी पे पुणे में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी रिलेटिव है, तो वो सब उनको सभी को मैं याद आता था। और मेरा ऐसा नेटवर्क था, अभी भी है बहुत सारा, कि उसकी वजह से मैं किधर ना किधर से मेरा रिलेशन निकलता था, और नहीं है तो फिर निकल आता था किधर से, तो ये ब्याज कौन सा है किसका, ये सब मालूम रहना चाहिए आपको। तो वो उधर से मैं उसको कॉल करके फिर मैं उनके बहुत सारे इशू सॉल्व कर देता था। तो वो नेटवर्क बहुत अच्छा था मेरा, तो उनको बहुत हेल्प किया मैंने, तो उसका बेनिफिट मेरे को धंधे में मिला। हालांकि मेरा वो उद्देश्य नहीं था तब, लेकिन फिर भी उसमें लेकिन ये है कि अच्छा काम करते जाओ, अपने आप रास्ता मिल जाता है। ठीक है, आपके 1400 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो आप कैसे उनसे टच में रहते हैं? नहीं सर, अभी एक क्लाइंट जो बड़ा है ना, ये अभी थैंक्स टू कोविड के बाद तो बहुत एम बढ़ गया है। तो घर वाले भी थोड़ा रिस्पेक्ट देने लगे हमें, पहले तो वो भी नहीं था। तो उसके बाद 2000 अभी क्वेश्चन क्या था, ये कि 1400 क्लाइंट से आप कैसे 1400 क्लाइंट का इशू है कि अभी क्लाइंट बढ़ गए और रेफरेंस इतने अच्छे थे। उसमें एक बोलता हूँ, ये क्लाइंट क्यों हुआ उसका, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने पूरे उसको गाइडेंस किया था फाइनेंस के बात करते ना, तो उसने मालूम नहीं क्यों डाला, लेकिन उसने डाला कि उसका नेटवर्किंग बहुत अच्छा था वो बंदे का भी, क्योंकि वो स्टार्टअप में काम करता है। तो उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया उसके फेसबुक पेज पे कि मेरा ऐसा थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था, लेकिन संतोष परदेशी करके मेरा एडवाइज़र है, तो उसने मेरे को इतना हेल्प किया, तो आई एम वेरी मच थैंक्सफुल वगैरह उसने खुद डाल दिया, और उसका नेटवर्क बहुत अच्छा था। तो वो स्टार्टअप में काम करता है। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उनका यूएम, अभी तक मेरे पास 5 करोड़ का एक क्लाइंट है, उसको मैं अभी तक जिंदगी में मिला भी नहीं, वो बैंगलोर में बैठते। तो उसने क्या होगा, तो उसके वजह से वो एडवर्टाइजिंग जो आप लोग खुद करते हैं वो तो मैंने फिर वो उसने कर दिया मेरा, और वो मेरे को उसका ज़्यादा फायदा हो गया। और वो ये जो क्लाइंट्स है वो तो सीधी मैं अभी मेरे को फाइनेंस का सब ये जो आप जो लोग बात करते हैं नेटवर्किंग से जितना समझते हैं ना, वही बात मैं उनको करता हूँ। उनको तो कुछ मालूम नहीं रहता फाइनेंस का, तो उनको लगता है इसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। ग्रेट। तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं शुरू से, वो आज तक आपके साथ काम करते हैं, तो आपने कैसे उनको रिटेन करके रखा है? उनका क्या है कि मैंने पहले ट्राई किया था MBA के वगैरह लेने के लिए 2020 के बाद, लेकिन क्या होगा कि वो लोग उनको अच्छे कंपनी में जॉब करने का रहता है, एजुकेटेड रहते। तो फिर मैंने वो पहला तो 2016 में लिया जब मेरा सर्जरी हो गया, तो वो भी BCom बंदा था, तो वो उसको क्या मैं भी बहुत केयर लेता हूँ उनका, वो तो उनका फैमिली मेरा फैमिली जैसा ही है। तो फिर उनको गाड़ी नहीं तो गाड़ी दे दिया, फिर उनको जो भी हेल्प लगता है कुछ, क्योंकि फाइनेंशियल उनका भी पोजीशन अच्छा नहीं, तो उनको भी जो फाइनेंशियल हेल्प इमीडिएट लगता है वो मैं सैलरी से एक्सटेंड कर देता था। उनका भी घर लेने का भी प्लान, पहला एक एम्प्लॉय का फर्स्ट होम अभी हम लोग ले रहे, तो उसका वो तो उसको ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि अपना घर हो जाएगा। तो अभी 6 साल के बाद तो जितना एक्सटेंडेड हेल्प कर सकता हूँ
तो उतना करता हूँ तो उसका फ़ायदा वो ऑटोमेटिकली देते हैं लोग, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं, कोई टारगेट नहीं हमारे इधर। तो वो एम्प्लॉइज जितने भी आ गए वो सब उसको पहले एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस देख के दूसरा उसको मोटिवेट होता है, फिर तीसरा, ऐसा करके अभी 12 एम्प्लॉय है। ग्रेट 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 ग्रेट। सो एक वन लास्ट क्वेश्चन संतोष जी, वर्तमान में आप पीफा के प्रेसिडेंट हैं, तो हम समझते हैं कि आपको काफ़ी मेहनत लगती है ये सब मैनेज करने के लिए, पीफा में आप बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आप बिजनेस भी करते हैं, पीफा भी संभालते हैं? एक्चुअली फॉर्चुनेटली मेरा बेटा लास्ट ईयर बिजनेस में आ गया, वो भी उसने MBA फाइनेंस किया, उसके बाद वो एक बैंक में उसने उसका ICICI बैंक में उसका पोस्टिंग हो गया, लेकिन लास्ट 1 ईयर से वो साथ में था। तो उधर तो उसका एक 8 दिन जॉब किया, उसको मालूम पड़ गया कि इधर कुछ अपना जमने वाला नहीं है, सैलरी 40,000 रुपये था और पिताजी का तो पोजीशन अच्छा था, तो फिर उसने बोला कि इधर ही अपना ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो फिर उसने 8 दिन के बाद वो जॉब छोड़ दिया और मुझे ज्वाइन किया। तो क्या हो गया कि लास्ट ईयर वो ज्वाइन होगा तो मेरा थोड़ा सा रिलीफ हो गया, और वो थोड़ा सा उसका रिसर्च अच्छा है, वो उसको 1 साल पहले हमने अमित करके सैपिएंट में है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसके उधर उस रिसर्च के लिए रखा था। एक विपुल शाह करके IFA, उसके पास भी मैंने रखा था, 1 साल उसको बाहर ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद वो कल लास्ट ईयर ज्वाइन किया। जब तक कॉलेज था साइड में तो वो उसका ट्रेनिंग भी चालू था। तो फिर वो आने के बाद मुझे रिलीफ मिला, और लास्ट ईयर क्या हो गया सडनली, एक्चुअली मैं 4 साल 5 साल के बाद पीफा 5 साल पहले पीफा में डायरेक्टर हो गया, लेकिन जो पीफा के हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने मेरे ऊपर फेथ रखा। मैं फर्स्ट टाइम अभी आज मेरा पहला सेशन है। पुणे में तो करते हैं हम लोग, IFP बहुत करते हैं, तो वो सब पुणे में मराठी चलता है, मैं इंग्लिश अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता हूँ, तो पुणे में चलता है वो लोकल सब, उधर मराठी जनरल चलता है। तो वो फिर उसके बाद वो ज्वाइन किया तो फिर मुझे रिलीफ मिल गया, और वो मेरा तो कल्चर में था थोड़ा बहुत लोगों के साथ बात करने का, कोऑपरेट करने का, तो वो ज़्यादा करके उनमें ज़्यादा हो गया। और बिजनेस में है तो बिजनेस में खाली सुबह 2 घंटा ट्रांजेक्शन के टाइम और शाम को 2 घंटा लोगों का कुछ इशू रहेगा, तो बाकी तो लड़का संभलता है अभी, तो वो दोनों भी काम हो जाते हैं अभी। सो बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे बात करके, आपने बहुत दिल से बात किया, खुल के बात किया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संतोष।